कैसा हो जब एक बहुत ही बुरा विलन जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में है वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में आके जीने लगे। तो हमारी इस बार की कहानी एक ऐसे ही एनिमे के ऊपर है जिसका नाम है डेथ माउंट डेथ प्ले। इसके अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड से एक नॉर्मल वर्ल्ड में इनकारनेट होता है अपनी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ। तो अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल इस वर्ल्ड में कैसे करता है। तब मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस एनिमे के रिकैप को लास्ट एंड तक ज़रूर देखेंगे और अपने रिव्यूज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो चलते हैं अपने रिकैप की तरफ। इस सीरीज की शुरुआत में हमें काफ़ी सारे आर्मी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं जिसका नाम कॉर्प्स गॉड होता है। कॉर्प्स गॉड जो होता है वो अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर से बड़े बड़े वेपन्स बाहर निकल के आने लगते हैं और सीधा उन्हीं सोल्जर्स के ऊपर जाके लगते हैं। सोल्जर्स एक एक करके मरने लगते हैं। तभी एक सोल्जर आके अपने कैप्टन को ये बताता है कि यहाँ पे लेजेंडरी हीरो आने वाला है। ये बात सुन के वहाँ पे वो कैप्टन जो होता है अपने सारे साथियों को यहाँ से निकलने के लिए बोल देता है और वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है लेजेंडरी हीरो इनो को आते हुए। लेजेंडरी हीरो इनो जो होता है वो कॉर्प्स गॉड से हेड ऑन फाइट करने के लिए चला जाता है जहाँ पे कॉर्प्स गॉड अपने मैजिक का इस्तेमाल करता तो है पर लेजेंडरी हीरो इनो जो होता है उसके मैजिक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से आधे हिस्से में काट देता है यानी कि उस अटैक को रोक देता है। कॉर्प्स गॉड जो होता है अब वहाँ पे काफ़ी सारे अनडेड सोल्स को इकट्ठा करने लगता है जिसकी मदद से वो लेजेंडरी हीरो इनो को हरा सके। पर तभी हमें दिखाया जाता है लेजेंडरी हीरो इनो जो होता है वो इस चीज़ को भाप चुका होता है और फिर हमें एक बहुत बड़े अनडेड ड्रैगन को बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। पर लेजेंडरी हीरो इनो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे दो हिस्सों में काट के रख देता है। कॉर्प्स गॉड को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे और वहीं दूसरी तरफ लेजेंडरी हीरो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक बार बार कर रहा होता है। वहीं पे कॉर्प्स गॉड जो होता है वापस से काफ़ी सारे अनडेड को वहाँ पे बुला लेता है। इनो अब अपनी ईविल आई का इस्तेमाल करता है। यही ईविल आई कॉर्प्स गॉड के पास भी है। वहीं दूसरी तरफ इनो जो होता है अब एक एक करके उन सभी अनडेड सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता है और उनको एक एक करके मारने लगता है। अनडेड सोल्जर्स की गिनती काफ़ी ज़्यादा होती है। इनो को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं उन सभी को मारने के लिए। इसलिए इनो जो होता है वो सीलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो केव धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बड़े बड़े पत्थर कॉर्प्स गॉड के ऊपर आके गिरते हैं। लेजेंडरी हीरो इनो जो होता है अपने स्वॉर्ड से उसको ख़त्म करने वाला होता ही कि तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हमें कॉर्प्स गॉड की रियल फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े जार में ब्रेन होता है। अब वहीं पे कॉर्प्स गॉड एक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और स्पेल को देख के लेजेंडरी हीरो इनो जो होता है उस स्पेल के ऊपर ही अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वो धमाका होता है वो फॉर्मेशन भी एक तरीके से टूट जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। फिर हमें पता चलता है कॉर्प्स गॉड जो होते हैं फाइट के दौरान उन्होंने एक रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो खुद को रीइंकार्नेट कर सके और वही रीइंकार्नेशन का जो स्पेल है वो पूरे तरीके से ओवर हो चुका है। अब कॉर्प्स गॉड जो होता है वो खुद को एक एले में देख पाता है। उस एले के जब वो बाहर निकलता है तब वो एकदम मॉडर्न सिटी में पहुंच जाता है। ऐसी मॉडर्न सिटी उसकी यादों में नहीं थी। वो खुद को इस जगह पे अनजान पाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक ड्रोन को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर नज़र बनाए रखा हुआ था। उसका नाम कुरुया होता है और वहीं पे कुरुया जो होता है वो इसे जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वहीं पे वो अपनी टीम को ये मैसेज छोड़ देता है कि अभी भी वो लड़का जिंदा है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म करो। दूसरी तरफ अब हमें कॉर्प्स गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने उस घाव के साथ उस सिटी के अंदर घूम रहा होता है। वहाँ पे कॉर्प्स गॉड को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब वो इसी तरह यहाँ पे लोगों को देख रहा होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं तब वो खुद की दुनिया को इस दुनिया से कंपेयर करने लगता है कि मेरी दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग तो परेशान ही रहते थे। तभी कॉर्प्स गॉड के पास वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। वहीं पे कॉर्प्स गॉड को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है पर उसका ब्रेन धीरे धीरे करके काम करने लगता है। उसे अपने बॉडी ओनर का नाम पोका के बारे में पता चलता है और वो खुद का नाम पोका बताता है। पुलिस ऑफिसर्स उसके घाव की तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। पर तभी उस पुलिस ऑफिसर के सर के ऊपर एक लड़की अपना पाँव रखती है। उसको ऐसा करते हुए देख के पोका भी हैरान होता है और वहीं पे दूसरी तरफ वो लड़की खुद का नाम जेनी बताती है और वो खुद को पोका का दोस्त बता के वहाँ से चली जाती है और उसे एक एले में ले आती है। वहीं पे पोका को अब जेनी के बारे में कुछ चीज़ें याद आने लगती है जैसे कि जेनी ने ही उसका कत्ल किया था। अब जेनी जो होती है वो पोका को उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है और अपने क्रो बार को बाहर निकालते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे तुम्हारे मारने के बावजूद भी तुम जिंदा हो। उसकी ये बात सुन के पोका वहाँ से भागने लगता है। काकुरो उसे देख रहा होता है और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है पोका को जो कि एक घर में आके छिप जाता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हूँ, मैं अपनी पुरानी दुनिया के मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने एक गलत स्टेप भी लिया तब मेरी मौत निश्चित है। ये बात जान के तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है।
जेनी उसके ऊपर काफ़ी सारे डैगर्स फेंकती है, पर वहाँ पे पोल्का उनसे बच जाता है। पोल्का उसके अटैक से बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जेनी उसके ऊपर एक नाइफ फेंकती है और वो वहाँ पे उसके पाँव में लग जाता है। वहीं पे पोल्का जो होता है उस नाइफ को बाहर निकालता है और वही जेनी के ऊपर फेंक देता है। जेनी उससे बच जाती है और उसके उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं पे पोल्का जो होता है एक बिल्डिंग में आ जाता है। वहीं पे जेनी उसे बताती है कि ये जो बिल्डिंग है पहले याकुजा मेंबर्स की हुआ करती थी। सुनने में ये आया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे घोस्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का एग्जीक्यूशन भी हुआ है। उसकी ये बात सुन के पोल्का कहता है कि ये सारे रूमर्स नहीं बल्कि सच है, क्योंकि वहाँ पे पोल्का जो होता है अपनी इविल आइज का इस्तेमाल करते हुए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इविल आई जो है उसकी सोल से जुड़ी हुई थी, ना कि उसकी बॉडी से। वो उनका इस्तेमाल करके वापस से एक बहुत ही बड़े स्केलेटन का हाथ मंगा लेता है, जो कि वहाँ पे जेनी को मार देता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है लेजेंडरी हीरो इनो को। लेजेंडरी हीरो इनो के पास में एक सोल्जर्स आते हैं और वहीं दूसरी तरफ अब हमें उसके साथी को दिखाया जाता है। अपने साथियों से लेजेंडरी हीरो इनो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि कॉर्प्स गॉड मर चुका है, क्योंकि उसकी सोल काफ़ी जल्दी वैनिश हो गई थी, ऐसा होना नामुमकिन है। पर तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉर्प्स गॉड अब जा चुका है। पर लेजेंडरी हीरो इनो उन्हें बताता है कि कॉर्प्स गॉड को तुम जितना बुरा समझ रहे हो वो उतना बुरा नहीं था। वो इवल आइज के साथ जन्मा था, वो नेक्रोमेंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक सॉर्सरर को बेच दिया था। वहीं पे सॉर्सरर्स की मदद की वजह से वो एक बहुत ही बढ़िया नेक्रोमेंसर बन पाया। वो इसी तरह किंगडम के हाथ लग गया, जिसकी मदद से किंगडम ने उससे काफ़ी सारे बुरे काम करवाए, पर आखिर में वो पीस चाहता था। उसी ने किसी से प्यार भी किया, पर सोल्जर्स ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो नेक्रोमेंसर्स के पास वाले लोगों को सभी को मारते रहे। इसकी वजह से कॉर्प्स गॉड के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया इन लोगों के लिए, और इनसे बदला लेने के लिए काफ़ी सारे सोल्जर्स को मारता रहा और उसने खुद को एक कोल माइन में बंद कर लिया। वो दूसरा जीवन चाहता था, पर वो नेचुरल डेथ नहीं मर सकता था, इसलिए उसे किसी का इंतज़ार था जो कि उसे मार सके, और मैंने उसकी वो इच्छा पूरी कर दी है। अब वो अपनी असली ज़िंदगी जी रहा होगा। दूसरी तरफ हमें पोका को दिखाते हैं, जो कि जेनी को इधर से उधर फेंक रहा होता है। वो पुलिस से ना पकड़ा जाए, इसलिए वो वापस उसे जिंदा करने की सोचता है। दूसरी तरफ कूरो इस पूरे मैटर को समझ नहीं पाता। उसकी बॉस क्लैरिसा के उसके पास मैसेज आता है कि इतना टाइम इस मिशन को लेके क्यों लग रहा है, जिसपे वो उसे वो वीडियो ही सेंड कर देता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जेनी के फ्लैशबैक को। उसके पेरेंट्स उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, पर एक किलर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। जेनी आगे चल के एक किलर बनती है और वो वापस से अपना रिवेंज उस किलर से ले लेती है। उसे मार के उसे वो काफी ज्यादा तड़पाते हुए मारती है। इसी तरह उसके पास पोका का भी एक असाइनमेंट आता है। उसे पोका को मारना होता है, जिससे कि उन्हें $60 मिलियन मिल सके। जेनी जो होती है पहली बार एक इनोसेंट आदमी को मार के खुद को काफी ज्यादा गिल्टी समझ रही होती है और वो सोचती है कि मुझे अपना जीवन यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो बिल्डिंग से गिरने वाली होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आती है, और वो कॉल और किसी नहीं बल्कि कूरो ने की हुई होती है। कूरो उसे ये बताता है कि उसने पोका को अभी तक नहीं मारा है, पोका अभी भी जिंदा है। उसकी ये बात सुन के जेनी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वापस से वो पोका को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होने लगती है। और वहीं अब हमें दिखाया जाता है जेनी जिंदा होती है, और जेनी को जिंदा होते हुए देख के पोका जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर उसे काफ़ी सारे लोग घेर लेते हैं। क्लैरिसा वहाँ पे आ जाती है। क्लैरिसा जेनी को गले लगाती है और क्लैरिसा जो होती है अब पोका से पूछने लगती है कि इसकी पल्स क्यों नहीं चालू है, जिस पे पोका उन्हें बताता है कि मैंने इसे वापस से जिंदा किया है। इसका दिमाग और इसकी सोल तो इसके शरीर में है, पर इसकी पल्स चालू नहीं है। उसकी ये बात सुन के क्लैरिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और क्योंकि उनकी दुनिया में मैजिक पहली एक नई चीज़ है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते। और वहीं दूसरी तरफ पोका जो होता है वो इन्हें इन चीज़ों के लिए चुप रहने के लिए कहता है, और वो खुद के मैजिक का वापस इस्तेमाल करता है, पर वो लोग नहीं डरते। वो अपनी वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ पोका जो होता है अपने स्केलेटन की मदद से एक आदमी को दबा लेता है। दूसरी तरफ अब हमें क्लैरिसा को दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलती है कि उनकी बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी है और वहाँ पे ऑर्फन बच्चे फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पोका जो होता है उसे भी ये बात अपनी इविल आई की मदद से पता चल जाती है, और उन बच्चों को बचाने के लिए उनसे मदद भी मांगता है, क्योंकि वो ऑर्फन बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव करता था। अब हमें दिखाया जाता है कूरो को और दूसरी तरफ पोका को, जो कि कूरो उसे डायरेक्शन बता रहा होता है। पोका अपनी इविल आई की मदद से उस बिल्डिंग के अंदर चला तो जाता है। उन ऑर्फन बच्चों के पेरेंट्स यानी कि जो भी घोस्ट बने हुए हैं उनको एक स्केलेटन बॉडी भी देता है, जिससे कि वो अपने बच्चों को बचा सके। पोका जो होता है अपने स्केलेटन की मदद से उन्हें बचा के वहाँ से सही समय पे निकल जाता है, पर उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। कूरो भी हैरान होता है कि आखिरकार पोका से हम लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो क्लैरिसा को भी यही कहता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये एक मॉन्स्टर है, जिस पे क्लैरिसा मान जाती है। दूसरी तरफ क्लैरिसा से अब जो पोका जो होता है वो पूछता है कि आखिरकार तुम पीस को किस तरह पा सकती हो, जिस पे क्लैरिसा बताती है काफ़ी ज़्यादा पैसे पाकर। अगर तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे तब तुम आराम से पीसफुल लाइफ जी सकते हो।
उसकी ये बात सुन के पोका भी चाहता था कि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो उसे कोई काम दे सकती है, जिस पे क्लैरिसा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी स्किल की मदद से यानी कि नेक्रोमेंसी की मदद से तुम बड़ी ही आसानी से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकती हो, और उसे अपनी टीम भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। वहीं पे पोका जो होता है उसकी बात को मान लेता है। क्लैरिसा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है पोका को अपनी टीम में पाकर। वहीं पोका की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही होती है स्केलेटन्स को लेके। दूसरी तरफ जेनी जो होती है उसकी वही वीडियो देख रही होती है, और दूसरी तरफ अब हमें पोका को दिखाते हैं जो कि उनकी उसी बिल्डिंग में आके रह रहा होता है, जिसे कि टॉर्चर बिल्डिंग भी कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घोस्ट होते हैं। जेनी ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार जिसने उसे मारा था वो उसी के साथ अपना जीवन जी रही है। उनके टॉर्चर बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा घोस्ट भी होते हैं। दूसरी तरफ पोल्का जो होता है वो वहाँ पे इस दुनिया के एनिमल्स के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि वो एनिमल्स उसी की दुनिया की तरह लग रहे होते हैं। एक पल के लिए उसे इस दुनिया पे भी डाउट होता है, पर वो इन सब से दूर यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा है कि यहाँ पे कोई गिल्डवुड नहीं है, जिससे कि मैं नेक्रोमेंसर कभी भी उनके हाथों नहीं पकड़ा जाऊँगा और मैं अपनी लाइफ पीसफुली जी सकता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में लोग मुझे हमेशा हंट डाउन करने के लिए ही घूमते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ अब कुरो जो होता है वो कहता है कि क्लैरिसा को पता था कि कौन पोका को मारना चाहता था, पर क्लैरिसा ने अपना दिमाग चलाया और एक्सचेंज में उसे ये बिल्डिंग दे दी उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की जगह। दूसरी तरफ कुरो जो होता है वो कहता है कि अब क्लैरिसा नहीं बल्कि तुम्हें कोई और मरवा सकता है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी तो है कि तुम्हें हर कोई नहीं मार सकता। इन्हीं में एक आदमी है जिसका नाम लेमिंग्स है, वो तो कुछ कर भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब कुरो जो होता है वो ड्रोन को लेके उससे पूछता है, और उससे पूछता है कि जेनी को तुमने क्यों जिंदा छोड़ दिया, जिस पे पोका उसे बताता है कि इस बॉडी का ऑनर चाहता था कि वो जेनी को फॉरगिव कर दे यानी कि छोड़ दे, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया, और वो किसी की भी सोल को किसी भी चीज़ के अंदर डाल भी सकता है। उसकी बात जान के कुरो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी भी उसकी बातें सुन रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के बाहर एक आदमी एक रिक्वेस्ट लेके आया हुआ होता है और वो जेनी से मिलना चाहता है। वो जेनी से बोलता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए, तुम्हें उन्हें मारना है, जिस पे जेनी उसे इस काम के लिए मना कर देती है। पर तभी वहाँ पे पोका आता है और उसकी रिक्वेस्ट एग्री कर लेता है, जिस पे जेनी को भी उसकी रिक्वेस्ट एग्री करनी पड़ती है। रात के समय जेनी, पोका और वो आदमी जाते तो हैं, वहीं तभी जेनी के ऊपर काफ़ी लोग अटैक कर देते हैं बिल्डिंग के सामने। पर जेनी जैसे ही खड़ी होती है तभी वो आदमी जो कि रिक्वेस्ट लेके आया था वो उसे मार देता है और कहता है कि जिन्बा को पीठ दिखाने वालों का यही होता है। पर तभी पोका बताता है कि जेनी इतनी आसानी से नहीं मर सकती है, क्योंकि वो वापस से रिजरेक्ट हुई है। अब वो एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी, उसे मारना इतना आसान नहीं है। जेनी एक एक करके वहाँ पे सारे आदमियों को मार देती है। दूसरी तरफ पोका जो होता है कुरो उससे कहता है कि अगर तुम्हें पहले से पता था कि ये आदमी की ये चाल है तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया, जिसपे पोका कहता है कि मैंने कुछ सोल्स उस आदमी के पीछे देखी थी, पर उसका कारण मैं भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ पोका जो होता है उन सभी आदमियों को एक बोल्डर बना के रख देता है, और वहीं जेनी जो होती है वो देख पाती है कि काफ़ी सारी स्पिरिट्स जो होती है वो वहाँ से आसानी से चली जाती है। पोका और जेनी अपनी बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ पे कुरो जो होता है ये देख के हैरान होता है कि जेनी का घाव भर चुका है। वो पोका से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इंसानों की लाइफ इतनी ज़्यादा बेकार लगती है जो कि तुम उन्हें इतनी बेरहमी से मार देते हो, जिसे पोका उन्हें बताता है कि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा हूँ और बुरे लोगों के साथ बुरा हूँ, मैं इंसानों की लाइफ भी पीसफुल चाहता हूँ और मेरी भी। उसकी ये बात सुन के जो कुरो जो होता है एक पल के लिए खुद के ऊपर और अपनी पूरी टीम के ऊपर शक करता है, क्योंकि वो कुछ चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, जो कि वो इनोसेंट लोगों उसको भी मार देते हैं। कुरो ये सारी बात सोच के एक पल के लिए खुद पे गुस्सा भी होता है, पर तभी हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें जिन्बा की गैंग को दिखाते हैं, जो कि अपना बदला लेने के लिए आर्मर शॉप पे जाते तो हैं, पर तभी उनके ऊपर फ्लेमिंग्स जो होता है वो अटैक कर देता है और उन सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ पोका जो होता है वैम्पायर्स के बारे में पढ़ रहा होता है। वो जेनी से कहता है अगर मेरे पास इनफ माना हुआ तब मैं तुम्हें इन्हीं में से एक में बदल दूंगा। ये बात सुन के जेनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अब हमें क्लैरिसा को दिखाया जाता है, जिसके पास पोका को मारने का कॉल तो आता है, पर जेनी उस टास्क को लेने से मना कर देती है। हमारे भी यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें डेविड नाम के एक बंदे को दिखाते हैं जो कुछ लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है, वो क्योंकि स्कैम के चक्कर में फंस चुका है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जिसका नाम एंड्रू है, जो कि क्लैरिसा के बारे में उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है पोका को, जो कि पोका अपनी टॉर्चर बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ होता है और वो बताता है कि जेनी अब एक पूरी तरीके से अनडेड ज़ॉम्बीज़ की तरह बन चुकी है। इसे कोई भी दर्द नहीं होगा, अगर इसे इंजरीज भी होगी तब ये खाना खा के खुद को हील कर सकती है। अगर इसे ज़्यादा इंजरीज हो जाती है तो इसे रॉ मीट खाना पड़ेगा, और साथ में अगर ये किसी को काटती है तो वो पैरालाइज भी हो सकता है। जेनी जो होती है वो पोका को पैरालाइज कर देती है, फिर वो कुरो को भी काटने के लिए कहती है, पर कुरो उसे मना कर देता है। पोका पैरालाइज की हालत में पड़ा हुआ होता है और वो कहता है कहीं इस दुनिया में भी
कोई इनो की तरह तो कोई एडवेंचर नहीं है जो कि मेरे ही जितना पावरफुल हो। दूसरी तरफ हमें लेमिंग्स को दिखाते हैं। लेमिंग्स जो होता है उस बोल्डर को तोड़ देता है। पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और इंसानों का बोल्डर पाके काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं जो कि वो उसमें से निकले हुए होते हैं। डेविड उन सभी लोगों का मुंह तोड़ देता है जो भी उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एंड्रू को कॉल लगाता है और उसे एक साइट पर बुलाता है क्योंकि ये दोनों साथी हैं। एंड्रू उस बार से निकलता है। पोका सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पोका अब सोचने लगता है कहीं उसकी दुनिया और ये दुनिया आपस में मिली हुई तो नहीं है। दूसरी तरफ कुरो पूछता है कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने तुम्हें मारा था, जिसके ऊपर पोका उन्हें बताता है कि वो लोग मरे तो नहीं है, पर मैंने उन्हें एक बोल्डर में बंद कर दिया था। वो ज़रूर पागल हो गए होंगे। वहाँ पे अब हमें डेविड और एंड्रू को दिखाते हैं जो कि उस साइट पे पहुँचते। फिर हमें पता चलता है डेविड और एंड्रू जो है वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है जो कि इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं इस दुनिया के अंदर। और ये लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे पड़े हैं, जैसे कि फायर ब्रीथिंग बग, लेमिंग्स और स्केलेटन आर्मी, यानी कि स्केलेटन जो कि हमारा पोका ही है। और ये बताता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अद्भुत भी नहीं है, इनके पीछे साइंस ही छिपा हुआ है और हम इसका भी पता ज़रूर लगा के रहेंगे। फायर ब्रीथिंग बग और वो बिल्डिंग वाला एक्सीडेंट जो कि ऑर्फन बच्चों की बिल्डिंग में हुआ था, वो ज़रूर आपस में मिला हुआ होगा। एंड्रू के जो साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन इंसिडेंट्स को लेकर डर रहे होते हैं क्योंकि इस बार उन्हें ये नहीं लग रहा होता है कि इनके पीछे ऑर्डिनरी ह्यूमंस का हाथ होगा। जिस पे एंड्रू ने कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन केसेस को भी अपने पिछले केसेस की तरह ही सॉल्व करेंगे और इनके पीछे सिर्फ ऑर्डिनरी ही लोग निकलेंगे। उनकी ये बात सुन के जो उनके साथी होते हैं यानी कि एंड्रू के साथी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो इन केसेस से ना डरने का फैसला लेते हैं। एंड्रू भी खुश होता है क्योंकि उसने अपने साथियों को वापस से मोटिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ हमें पोका को दिखाते हैं जो कि अपनी रियल बॉडी के ओनर की जो सोल है वो एक सॉफ्ट टॉय में डाल देता है और वो कहता है कुरो कि अब तुम अपना वापस से ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हो। कुरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं पे जो रियल बॉडी ओनर होता है वो उससे बातें करने लगता है पोका से। पोका उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत लेना। दूसरी तरफ जेनी आ जाती है। सॉफ्ट टॉय को देख के वह उसे अपने गले लगा लेती है और जेनी को ऐसा करता हुआ देख के सारे लोग हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रियल बॉडी ओनर के बारे में जब जेनी को पता चलता है वो भी हैरान होती है। पोको उसे कहता है कि मैं इसे बुलवाने के लिए इसके शरीर में वोकल कोड तो डाल सकता हूँ, पर मुझे काफ़ी सारे माना की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि माना जो है मैं सिर्फ वो घोस्ट से ही ले सकता हूँ। और पर यहाँ पे इतने ज़्यादा घोस्ट नहीं है जिस प्रकार का माना की मुझे ज़रूरत है। उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा माना की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसके ऊपर कुरो जो होता है वो उसे बताता है कि इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कम बिल्डिंग है जहाँ पे घोस्ट हो सकते हैं और तुम्हारा वापस से उन घोस्ट को माना में बदलना ये काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन सा लगने लगता है। जिसके ऊपर पोका जो होता है वो उन्हें एक और टेक्निक बताता है जिससे कि वो अपने माना को रिकवर कर सकता है, जो कि इस दुनिया के डायमंड है, क्योंकि डायमंड उसकी दुनिया के अंदर एक ऐसा रूप था जिससे कि माना हम बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। और इस बात को जान के जेनी जो होती है वो पोका को एक डायमंड शॉप में लेके जाती है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जेम्स और डायमंड भी होते हैं, जहाँ पे पोका जो होता है उन सभी की रेट देख के हैरान होता है। और वहीं पे पोका जेनी से कहता है कि हमें इन सभी को खरीद लेना चाहिए, जिस पे वो 4 बिलियन येन की रेट उन्हें बताती है। तब पोका की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है क्योंकि वो पीस चाहता था और पीस उसे रुपये से ही मिलेगी, पर वो इतने सारे डायमंड का क्या करेगा क्योंकि इनकी रेट ही कुछ ज़्यादा है। जेनी जो होती है वो उसे कहती है कि तुम वैसे ही क्यों ना तुम इन मानास को अपने अंदर सर्कुलेट कर लो। जिस बात को सुन के पोका जो होता है वो उसे बताता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तब शॉप ओनर के साथ ही एक बहुत ही बुरी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसे बिना किसी गलती के ही सज़ा बाद में मिलेगी, वो भी मेरी वजह से। मैं एक आम इंसान के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के जेनी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि जो पोका है वो दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है। पर तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है। डेविड एक बहुत बड़ी जंप लगाता है और उस ड्रोन को अपने हाथों से उसी समय पकड़ लेता है। हमारा भी यहाँ से चेंज होता है और अब हमें एंड्रू को दिखाया जाता है जो कि क्लैरिसा के पास जाते हुए उससे कहता है कि क्लैरिसा, कहीं तुम्हारा फायर इंसिडेंट से कोई रिलेशन तो नहीं है और ह्यूमन नोट से, जिस पे क्लैरिसा उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ डेविड जो होता है वो कहता है कि मैं इस ड्रोन के ओनर से बात करना चाहता था, ये ड्रोन मेरे पास है इसलिए मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। उसकी ये बात सुन के पोका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम कुरो से मिलके क्या करना चाहते हो। कुरो मेरा दोस्त है, तुम्हें उससे क्या काम है। जिसके ऊपर डेविड उसके पास आते हुए कहता है कि कुरो एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक कमीना आदमी है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड के बारे में पता चलता है कि डेविड जो है उसने अपने आप से ही एक पूरी की पूरी गैंग को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है पोका के लिए। अगर पोका अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डेविड से टक्कर लेता है तब उसकी आने वाली ज़िंदगी पीसफुल नहीं रहेगी,
ये सारी बातें कुरो से बताता है, पर पोका नहीं चाहता था कि वो कुरो को इस तरह हाथ से जाने दे। वहीं दूसरी तरफ डेविड जो होता है वो उन लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर तभी कुरो जो होता है वो वहाँ पे अपने काफी सारे ड्रोन्स के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो डेविड से कहता है कि तुम इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग मेरे गेमिंग बडी है। अगर तुमने इनके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तब मैं तुम्हारी ये वीडियो जिसमें तुम बच्चों को हैरेस कर रहे हो ये मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी होगी और शायद से तुम्हारी ये जॉब भी चली जाए। जिसके ऊपर डेविड जो होता है वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम वही आदमी हो जिसने अपने पुराने साथियों को खुद को बचाने के लिए बेच दिया था। उसकी ये बात सुन के कुरो जो होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुरो से जब डेविड बात कर ही रहा होता है कि तभी जेनी की एंट्री डेविड के पीछे होती है। वो अपनी लात डेविड के मारने की कोशिश करती है पर डेविड उससे बच जाता है, पर जेनी जो होती है वो वापस से उसके ऊपर एक किक मारती है जो कि उसके मुंह पे लगती है। उसकी चोट काफी ज्यादा लग जाती है और जेनी कहती है कि मैं स्क्रिप्ट से काफी ज्यादा तंग आ गई थी और वो ये कह के पोका को लेके वहां से भागने लगती है। डेविड भी उनका पीछा करता है पर वो जब एले के बाहर आता है तब उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर हमें पता चलता है कि पोका जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग के ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ कुरो जो होता है वो पोका को कहता है कि अगर किसी दिन मैं पकड़ा गया तब मैं तुम्हारे सीक्रेट सबके रिवील कर सकता हूँ, तो मेरी चिंता मत करना। जिसके ऊपर पोका जो होता है वो कहता है कि हाँ, हमारे सीक्रेट से जरूरी तुम्हारी जान है, तुम ऐसा ही करना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ अब हमारा भी यहाँ से चेंज होता है। हमें डेविड को एक पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जो कि वो वहाँ पे आता है और जेनी के फुटप्रिंट्स को उन फुटप्रिंट्स से मैच करने की कोशिश करता है जहाँ पे ह्यूमन नोट्स पाई गई थी। जब ये चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों फुटप्रिंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, तब डेविड काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे एक न एक रिलेशन तो मिल ही गया इन इंसिडेंट्स के बीच में। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पुलिस सीनियर्स को। वहाँ पे पुलिस सीनियर आता है और वो कहता है कि हमें लेमिंग्स को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पर लेमिंग्स को मैंने देखा है कि कैसे वो उन सारी बंदूकों की गोलियों से कैसे बच पा रहा था। और ये कहने के बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है जहाँ पे कि काफ़ी सारे टास्क फोर्स के लोग होते हैं और वहीं पे लेमिंग्स इनविजिबल होकर उन सभी की बातें सुन रहा होता है। उसे जेनी के बारे में भी पता चल जाता है। अब हमारा सीन यहाँ पे वापस से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एंड्रू को। एंड्रू वहाँ पे एक चाल चलने की कोशिश करता है। उसे जितनी भी बातें अपनी इन्वेस्टिगेशन से लेके पता थी वो सारी वहाँ पे बकबक करने लगता है। क्लैरिसा को इसकी चाल का पता होता है, इसलिए वो कहती है कि हमें सिर्फ टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें इसकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां जो कि एंड्रू के साथ थी वो पोका को रोकने के लिए जाती है, पर तब तक पोका उस बार में आ जाता है। एंड्रू को डेविड का मैसेज मिलता है जिसमें जेनी के बारे में लिखा हुआ होता है। वो जेनी को अपने पास बुलाता है और जेनी को पोका को खुद के साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और उन दोनों लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कुरो को पता चलता है डेविड अपने कुछ लोगों के साथ अपने पुलिस स्टेशन को छोड़ के हमारे क्लैरिसा के बार की तरफ ही बढ़ रहा है। वहाँ पे हमें दिखाते हैं पोका, जेनी और एंड्रू आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है डेविड की। डेविड अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आया हुआ होता है और वो वहाँ पे सिर्फ उनसे बात करने के लिए आया होता है। वो जेनी से बात करने की कोशिश करते हैं दोनों मिलके, पर तभी वहाँ की लाइट जो होती है वो एकदम से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोका जो होता है अपनी इवल आइज का इस्तेमाल करता है और वो आसपास देखने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ कर दी गई है। जैसे ही वो अपनी इवल आइज का इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है कि लेमिंग्स जो है वो वहाँ पे आ चुका है। दूसरी तरफ वो जेनी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। क्लैरिसा एक कैंडल जला देती है। दूसरी तरफ अब हमें लेमिंग्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज स्पीड से जेनी की तरफ आता है। लेमिंग्स को देख के हर कोई हैरान होता है। क्लैरिसा को पता होता है कि लेमिंग्स यहाँ पे किससे फाइट करने के लिए नहीं आया है, पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है डेविड को। डेविड जो होता है लेमिंग्स से फाइट करने के लिए हर पल तैयार होता है। वो चाहता था कि वो लेमिंग्स को इतना बुरा मारे कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उसका ही नाम चले, क्योंकि लेमिंग्स आज तक किससे भी नहीं पिटा है, ना कभी पकड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं डेविड जो होता है वो लेमिंग्स के ऊपर अटैक करने तो जाता है, पर दूसरी तरफ पोका को पता चल जाता है कि लेमिंग्स ने काफी सारे लोगों को मारा है और वो इन लोगों के बस की बात नहीं है। डेविड जो होता है वो लेमिंग्स से फाइट करता है, पर लेमिंग्स जो होता है एक ही वार में डेविड को पीछे धकेल देता है अपने एक ही पंच से। और वहीं डेविड जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो लेमिंग्स को एक चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा होता है। लेमिंग्स जेनी को लेके भागने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो है एंड होता है।